प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 1 में वर्णित साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है ईदगाह का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने साहित्यकार प्रेमचंद का परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 में हमने साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है ईदगाह का प्रथम अंश पढ़ा है। आइए आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह का द्वितीय एवं अंतिम अंश पढ़ें। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी ईदगाह में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाया गया है और इसमें ग्रामीण मुस्लिम जीवन का बहुत ही सुंदर चित्र खींचा गया है। इस कहानी ईदगाह के प्रथम अंश में हमने पढ़ा कि ईदगाह पर बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत ही अपूर्व दृश्य है। सिजदे में लाखों सिर एक साथ झुक जाते हैं और फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। सिजदे में लाखों सिर एक साथ झुक जाते हैं, बहुत अपूर्व दृश्य है। ऐसे लगता है मानो भ्रातृत्व भाव का एक सूत्र सिजदे में झुकती हुई समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। यहां तक का अंश हमने भाग 1 में पढ़ लिया था। आइए अब हम इस कहानी का आगामी अंश पढ़ें। नमाज खत्म हो गई है। ईदगाह पर नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज समाप्त होने के पश्चात लोग आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है और जब ईद समाप्त हो जाती है उसके पश्चात लोग एक दूसरे से मिलते हुए ईद की मुबारकबाद देते हैं और इसी के साथ साथ मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा से आशय है हमला होता है, लोग हमला कर देते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है। हिंडोला से आशय है झूला। यह देखो मेले में एक विशेष आकर्षण का केंद्र हिंडोला है यानी झूला है। एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। जैसे ही आप हिंडोले में यानी झूले में बैठेंगे तो कभी आप आसमान की तरफ ऊपर जाते हुए दिखाई पड़ेंगे और कभी वापस आते हुए। इस प्रकार से हिंडोले में एक पैसा देकर बैठकर झूले का आनंद लिया जा सकता है। यह चरखी है। चरखी से आशय है वृत्ताकार झुलाने वाला झूला, जो गोल गोल वृत्ताकार घूम घूम कर झूला झुलाने का जो झूला है वह चरखी झूला कहलाता है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं और इस प्रकार से यह जो चरखी झूला है इसकी छड़ों से हाथी लटके हुए हैं, घोड़े लटके हुए हैं, ऊंट इत्यादि लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। जिन बच्चों के पास में पैसा है इन झूलों पर बैठकर आनंद लेने के लिए महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन सब के सब बच्चों ने घोड़ों पर बैठकर, ऊंट पर बैठकर झूले का आनंद लिया। हामिद दूर खड़ा है, लेकिन हामिद के पास में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हामिद इस झूले से दूर ही खड़ा हुआ है। 3 ही पैसे तो उसके पास में है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। कोष उसके पास जितनी धनराशि है उसका 1/3 हिस्सा वह जरा सा चक्कर खाने में खर्च नहीं कर सकता है। सब चरखियों से उतर जाते हैं। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। वे झूला झूलने के पश्चात अब खिलौने खरीदने के लिए उतावले हो रहे हैं। अब सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु, इस प्रकार तरह तरह के वहां पर खिलौने उपलब्ध हैं। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, वाह
कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं, बहुत ही जीवंत और बहुत ही सुंदर खिलौने हैं, ऐसे लगता है मानो अब बोलना ही चाहते हो। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद से आशय है अभी वह परेड करते हुए, मार्च करते हुए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती बहुत पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है। भिश्ती जो पानी पिलाने का कार्य करता है। भिश्ती बहुत पसंद आया मोहसिन को, और उसने अपने ऊपर एक मशक रखी हुई है। मशक से आशय है चमड़े का बड़ा थैला जिसमें पानी भरा जाता है, मशक कहलाता है। तो इस प्रकार मोहसिन ने भिश्ती जिसके ऊपर मशक रखी हुई है, जिसकी कमर झुकी हुई है, वह खिलौना लिया। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। जो भिश्ती मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बहुत ही प्रसन्नता के भाव में दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लग रहा है मानो कोई गीत गुनगुना रहा हो, बस मशक से पानी उंडेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। नूरे ने तो वकील का खिलौना खरीदा, क्योंकि वकील ही उसे पसंद है, वकील से उसे प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। पोथा से आशय है बहुत मोटी सी पुस्तक, बहुत मोटी सी, बहुत भारी सी पुस्तक लिए हुए वकील साहब खड़े हुए हैं। इस प्रकार जो वकील साहब की वेशभूषा है, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। इस प्रकार ऐसी वकील की वेशभूषा है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। जिरह करना यानी तर्क वितर्क करना, जो वकील का कार्य होता है, अदालत में बहस करना, तर्क वितर्क करना, जिरह करना। इस प्रकार से ऐसे लगता है कि ये वकील साहब हाल ही में अदालत से जिरह करने के पश्चात वापस आए हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। चूर चूर हो जाना यानी नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, मिट्टी में मिल जाना, खत्म हो जाना। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। भिश्ती का काम है पानी देना। मोहसिन कहता है कि मेरा भिश्ती रोज सांझ सवेरे पानी दे जाएगा। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा। यहां फेर से आशय है फायर कर देगा, यानी वह बंदूक से गोली दाग देगा। नूरे बोलता है और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी ने कहा और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। अब सब बच्चे अपने अपने खिलौनों के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन हामिद उन खिलौनों की निंदा करता है। निंदा से आशय है बुराई करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख भी रहा है। आखिर बच्चा ही तो ठहरा। वह ललचाई हुई नजरों से उन खिलौनों की तरफ देख भी रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। वह ये चाहता कि वह भी खिलौनों को थोड़ी देर के लिए ही अपने हाथ में ले पाता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं और उसके हाथ अनायास ही, सहसा, बिना प्रयास के ही आगे की ओर बढ़ जाते हैं, लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। त्यागी से आशय त्याग करने वाले, इतने त्याग करने वाले नहीं होते हैं। विशेषकर अब जब अभी नया शौक है, हामिद ललचाता रह जाता है और हामिद इस प्रकार इन खिलौनों को देखता हुआ केवल और केवल ललचाता ही रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयां आती है।
किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। हामिद बिरादरी से पृथक है का आशय यह है कि बाकी अन्य लड़के तो मिठाइयां खा रहे हैं। कोई गुलाब जामुन खा रहा है, कोई रेवड़ी खा रहा है, कोई सोहन हलवा खा रहा है, लेकिन हामिद इन सब लोगों से दूर है, यानी हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, उसके पास केवल और केवल मात्र 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। उसके पास केवल मात्र 3 पैसे हैं। उसने अपने जी को, अपने मन को बहुत ही धैर्य से संभाल कर उसने खिलौने भी नहीं खरीदे और अब मिठाइयां भी वह नहीं खरीद रहा है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है। हामिद को ऐसे लगा कि यह केवल विनोद कर रहा है, मजाक कर रहा है, और मजाक भी बहुत क्रूर मजाक कर रहा है, क्योंकि बच्चे को किसी भी मिठाई के बारे में ललचाना अपने आप में क्रूर मजाक ही होता है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास चला जाता है कि संभवतया वह उसे खाने के लिए रेवड़ी दे दे। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है और इस प्रकार से मोहसिन अपने मित्र हामिद को रेवड़ी नहीं देता। वह उसको दिखाता है, उसको निमंत्रित करता है, उसको मिठाई खाने के लिए, रेवड़ी खाने के लिए कहता है, लेकिन उसे रेवड़ी खिलाता नहीं है। और इस प्रकार से उसके बाकी सभी साथी महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं और बेचारा हामिद खिसिया कर रह जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। मोहसिन लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी। महमूद ने कहा कि हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। लड़कों का आकर्षण तो मिठाइयों में और खिलौनों में था। यहाँ पर लोहे की, गिलट की और अन्य नकली गहनों की दुकानों की तरफ लड़कों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। उसकी दादी जब भी तवे से रोटियां उतारती है तो दादी का हाथ जल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दादी के पास में रोटियों को उतारने के लिए चिमटा नहीं है। और यही ख्याल हामिद के दिल में आया, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। एक नन्हे से बच्चे के हृदय में अपनी दादी के प्रति इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है कि वह अपनी दादी की रोटियां बनाते समय जो तवे से उंगलियां जल जाती है उसको ध्यान में रखते हुए वह उन उंगलियों को बचाना चाहता है। उन उंगलियों को बचाने के लिए वह चिमटा खरीदना चाहता है। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, क्योंकि खिलौने लेने से कुछ देर खुशी होती है, मिठाई खाने से कुछ देर उसका स्वाद का आनंद आता है, उसके बाद सब पहले जैसा ही हो जाता है। जरा देर की ही तो खुशी होती है। फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे से आशय है टूट फूट कर नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है, और चिमटा तो बहुत काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आ जाए
तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। रोटियां उतारते समय दादी रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। सबील से आशय है धर्मार्थ लगाई गई प्याऊ। उस प्याऊ पर सबको शरबत पिलाया जा रहा है। सब बच्चे वहां पर शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो। हामिद ने कहा कि सब बच्चे बहुत लालची हैं। सब कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, लेकिन जब वो मिठाइयां खा रहे थे तो किसी ने भी मुझे मिठाइयां नहीं खिलाई। मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयां आप, मुंह सड़ेगा। मिठाइयां खाए मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएंगी। जबान से आशय है और जीभ भी चटोरी हो जाएगी। बार बार मिठाइयां खाने के लिए जीभ ललचाएगी, जीभ चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और उसके बाद मार खाएंगे। जब पैसे चुराएंगे तो मार खाएंगे ही खाएंगे। इस प्रकार से हामिद उन बच्चों के बारे में विचार कर रहा है। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। हामिद चिमटा लाया है अपनी दादी की उंगलियों को बचाने के लिए। हामिद चिमटा लाया है, हामिद कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा, कौन इन्हें आशीष देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने कहा कि जब बड़े बूढ़े दुआएं देते हैं तो सीधी अल्लाह के दरबार में दुआएं पहुंच जाती है और उन्हें तुरंत ही सुना जाता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं। इस प्रकार से महमूद और मोहसिन का इस प्रकार का जो उनका जिस प्रकार से वो न तो मिठाइयाँ दे रहे हैं न खिलौने दे रहे हैं, इस कारण से तभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। मिजाज से आशय है मैं भी थोड़ा बहुत नखरा दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। ये खिलौनों से खूब खेलें और खूब मिठाइयाँ खाएं। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं, क्योंकि मैं किसी का मिजाज नहीं सह सकता। यहाँ पर ये नन्हा सा बालक अपने आत्मसम्मान को ऊंचा उठाते हुए कहता है कि मैं किसी का मिजाज नहीं सह सकता। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे। और हामिद के हृदय में फिर से आशा का संचार होता है। वह विचार करता है, सोचता है कि अब्बा जान जब आएंगे बहुत सारी थैलियां लाएंगे, बहुत सारे उसके लिए उपहार लाएंगे। आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। और जब मेरे अब्बा जान आ जाएंगे, मेरी अम्मी जान आ जाएंगी, जब वे बहुत सारे खिलौने और पैसे लेकर के आएंगे, बहुत सारी थैलियां लेकर के आएंगे, तब मैं इन लड़कों से पूछूंगा कि कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। सलूक से आशय है व्यवहार किया जाता है। मैं इनको दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ में दोस्ती का सलूक, दोस्ती का व्यवहार किस प्रकार से किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। हामिद ने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी।
यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। ऐसा दुकानदार ने क्यों कहा? क्योंकि हामिद के साथ और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, इसलिए दुकानदार ने कहा कि यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? हामिद ने पूछा कि ये बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहां क्यों लाद लाए हैं? दुकानदार ने जवाब दिया कि बिकाऊ क्यों नहीं है और यहां पर क्यों लाद करके लाए हैं, बेचने के लिए ही तो लाद कर लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है? हामिद ने पूछा तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है? कै मानी कितने, कै पैसे का है? दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। जैसे ही दुकानदार ने कहा कि 6 पैसे लगेंगे, हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। हामिद ने अपने जी को थोड़ा और मजबूत करते हुए पूछा, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। घुड़कियों से आशय है धमकी भरी डांट फटकार, वह न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। 3 पैसे में दुकानदार ने बुलाकर उसे चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? मोहसिन ने पूछा कि यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बचा की। यानी हामिद ने वहां पर उन सब के सामने अपने चिमटे को नीचे गिराकर बताया कि तुम भी अपना खिलौना इस तरह गिराकर दिखाओ, अगर तुम ऐसे गिरा दोगे तो तुम्हारा खिलौना भी टूट फूट जाएगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। चिमटा जमा दूं, चिमटा जमा दूं से आशय है चिमटे से मारूं, चिमटे से वार करूं। यदि मैं चिमटे से वार करूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, तुम्हारे सब खिलौने चकनाचूर हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, समाप्त हो जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरे चिमटे का कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी अहित नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। और हामिद ने कहा कि मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। खंजरी से आशय है बजाने की एक डफली, डफली जैसा खिलौना सम्मी ने लिया था। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। उसने कहा कि मेरी खंजरी से इस चिमटे को बदल लो, मेरी खंजरी 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। और हामिद ने अपने चिमटे की विशेषताएं बताते हुए कहा कि उसका चिमटा बहुत बहादुर है और उसका चिमटा आग में भी, पानी में भी, आंधी में भी और तूफान में भी बराबर डटकर खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। मोहित करने से आशय है सबका मन मोह लिया, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं, 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। चिमटे का ऐसा रंग जमा, हामिद ने चिमटे की इतनी विशेषताएं बताई, इतने लाभ बताए कि अब सब बच्चे चिमटा ही लेने का
चाह रखने लगे, लेकिन अब उनके पास पैसे ही नहीं बचे। और यदि वे अपने पिता से चिमटा खरीदने के लिए कहते हैं तो उनके पिता अब उनको चिमटा नहीं दिलाएंगे, तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के दो दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक दल में एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है और अब दो दल हो गए हैं। एक दल में महमूद है, सम्मी है, नूरे है और मोहसिन है, और दूसरे दल में हामिद अकेला है। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। विधर्मी होने से आशय है अपना धर्म बदल लेना, दूसरे धर्म का हो जाना, अर्थात विरोधी पक्ष में मिल जाना। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। ये सभी बच्चे हामिद से उम्र में बड़े हैं, लेकिन फिर भी हामिद ने जैसे आघात किए, जैसे प्रहार किए, जैसी चोट की, जैसे अपनी चिमटे की विशेषताएं बताई, अपने चिमटे की विशेषताओं का प्रहार किया, उन सबको सुनकर ये सभी आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। फौलाद से आशय है बहुत स्टील का, यानी बहुत मजबूत लोहा। लोहे का बहुत मजबूत रूप फौलाद कहलाता है। वह अजेय है। अजेय यानी जिसको जीता न जा सके, वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाए। छक्के छूट जाना यानी डर जाए, डर कर भाग जाना। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, और अपने चोगे में वो मुंह छिपाने से आशय है लज्जित होकर जमीन पर लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। हामिद ने कहा कि यदि शेर आ जाए तो तुम्हारे खिलौनों की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाएंगी, सब अपना मुंह दबाकर छुप जाएंगे, लेकिन मेरा यह चिमटा, यह बहादुर चिमटा, यह रुस्तमे हिंद से आशय है बहादुर, यानी भारत का सर्वश्रेष्ठ पहलवान रुस्तमे हिंद कहलाता है। ये जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पहलवान की तरह मेरा जो चिमटा है रुस्तमे हिंद, यह लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा। गर्दन पर सवार होने से मतलब है शेर को बहुत अधिक मुसीबत में डाल देगा, बहुत अधिक परेशानी में डाल देगा, और उसकी आंखें निकाल लेगा, और उसकी आंखें भी निकाल लेगा। मोहसिन ने एडी चोटी का जोर लगाकर, एडी चोटी का जोर लगाना यानी पूरा प्रयास करना, एडी चोटी का जोर लगाना मुहावरा है, इसका आशय है पूरा प्रयास करना। करते हुए कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। कुमुक से आशय होता है सेना। जो युद्ध के दौरान सेना पहुंचाई जाती है उसे कुमुक कहा जाता है। महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बचा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। पैरों पड़ने से आशय है विनती करना, खुशामद करना। वकील साहब की विनती करोगे, वकील साहब की खुशामद करोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारा, हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? ये बहादुर हिंद को ये पकड़ पाएंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, अभी कुश्ती करके देख लेते हैं। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा।
जब तुम इस चिमटे से रोटी बनाओगे तो इसका मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा। लाजवाब से आशय है बिना जवाब के, जवाब देने में असमर्थ हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा। लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिस्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। ये जो भिस्ती है आपके वकील साहब हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये वकील, सिपाही और भिस्ती सब महिलाओं की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। रुस्तमे हिंद ही है जो आग में कूद सकता है। आग में कूदना मुहावरा है जिसका अर्थ है जान की परवाह न करना, जान को जोखिम में डाल देना, जान की परवाह न करना। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है कि यह चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा, जबकि सिपाही भी बहुत शान से और वकील भी बहुत शान से अपना काम करेगा, भिस्ती भी पानी पिलाने का काम करेगा, लेकिन यह चिमटा तो बावर्ची खाने में ही पड़ा रहेगा। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाल गलोच थी, यानी कोई अब मतलब की बात नहीं हो रही थी। अनावश्यक अनर्गल बातें ये बच्चे अब करने लगे, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। सूरमा, सूरमा से आशय है जो योद्धा, ये तीनों के तीनों जो सूरमा थे, एक के पास वकील का बल था, एक के पास में सिपाही का बल था, एक के साथ में भिस्ती था। इस प्रकार ये तीनों सूरमा ही अब मुंह ताकते रह गए। मानो कोई धेलचा कनकोवा, यानी धेलचा कनकोवा से आशय है 2 पैसे वाली सस्ती पतंग किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। गंडे वाला कनकोवा से आशय है 4 आने वाला, यानी अधिक कीमत के कनकोवे को, कनकोवा यानी पतंग को, अधिक कीमती पतंग को काट गया हो। 2 पैसे के सस्ते पतंग ने किसी मूल्यवान 4 आने से अधिक पैसे के पतंग को काट डाला हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। हामिद ने मैदान मार लिया से हामिद ने जीत हासिल कर ली। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। और जिस प्रकार ऐसा होता है कि खेल में जो विजेता होता है उसको हारने वालों से सत्कार प्राप्त होता है, और वही सत्कार वो हामिद को भी प्राप्त हुआ। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। रंग जमाने से आशय अपना प्रभाव उत्पन्न कर दिया, अपना प्रभाव पैदा कर दिया, प्रभाव जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। और अब बच्चे आपस में अपने अपने खिलौने एक दूसरे को दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए से आशय है अपने अपने खिलौने प्रस्तुत किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और
उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने जैसे ही खिलौनों को हाथ में लेकर देखा, वह बोल पड़ा, कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। हारने वाले कौन? वो बाकी सभी बच्चे, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, इन सब हारने वालों के आंसू पहुंचे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले, अब बोले। और इस प्रकार वह हामिद हारने वालों के आंसू पोंछने लगा। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। दिलासे से आशय है इस प्रकार ढांढस बंधाए जाने से, इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने वाले इस कथन से विश्वास नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। सिक्का बैठ जाना, प्रभाव जम जाना। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। जिस प्रकार चिमटे के बदले में उसकी दादी उसको बहुत सारी दुआएं देंगी, क्योंकि अब उसके हाथ नहीं जलेंगे। मोहसिन ने कहा कि लेकिन इन खिलौनों के लिए तो हमें कोई दुआ नहीं देगा। महमूद ने कहा, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर खुश होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था, और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने उपयोग में आने वाली वस्तु खरीदी थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है, और सभी खिलौनों का बादशाह भी, और सभी खिलौनों का बादशाह भी अब चिमटा बन गया है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, अपना साझीदार, अपना केले खाने में जो दूसरा सहयोगी बनाया वह हामिद को ही बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह सब चिमटे का प्रसाद था, और ये सब चिमटे का प्रसाद था। प्रसाद से आशय है ये सब चिमटे की वजह से ही था। चिमटे की दया, चिमटे की कृपा और चिमटे के फलस्वरूप ही ऐसा हुआ। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया, और मारे खुशी के जो उछली तो मियां भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। और जैसे ही उसकी बहन ने खुशी में उछल कूद की तो भिस्ती सुरलोक सिधार गए, नीचे गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। वे नष्ट हो गए, वे मिट्टी में मिल गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियां नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, आखिर उसकी प्रतिष्ठा का विषय है। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। उसकी प्रतिष्ठा, उसकी मान मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खसकी टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं। जैसे कि वकील साहब के लिए अदालत में खस की टट्टियां रहती है और बिजली के पंखे होते हैं जो उन्हें अच्छी हवा प्रदान करते रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी। यहाँ तो पंखा होना जरूरी है, नहीं तो कानून की गर्मी दिमाग में चढ़ जाएगी। कानून की गर्मी दिमाग में चढ़ जाने से आशय है बहुत अधिक घमंड हो जाना कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं कि पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में, यानी पंखे का या तो उस
झलते समय कोई इस प्रकार से झटका लगा या पंखे से चोट लगी कि वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक की ओर यानी धरती पर यह लोक में आ रहे ऊपर से नीचे की तरफ आकर गिर पड़े और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। जो उन्होंने काला चोगा पहन रखा था, सफेद अचकन पहन रखी थी, माटी का चोला माटी में मिल गया। इससे आशय यह है कि उनकी मृत्यु हो गई, पूरी तरह से वे नष्ट हो गए। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई। और इस प्रकार से घूर से आशय है जो कचरा कूड़ा डालने का स्थान है वहां पर डाल दिया गया। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। आखिर पुलिस का सिपाही जो ठहरा, एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह से छोने वाले जागते रहो, छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते गए, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। जैसे ही सिपाही जमीन पर आकर गिरते हैं तो उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। विकार से आशय है खराबी आ जाती है, दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी उनके टांग में चोट लग जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है, किसी बीमार का इलाज कर सकता है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। आनन फानन से आशय है एकदम जल्दी से, तुरंत ही वह उसको जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए, गूलर का दूध आता है और इस टांग को जोड़ने के लिए गूलर का दूध मंगवाया जाता है, गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है तो टांग जवाब दे देती है। टांग जवाब दे देने से आशय है टांग काम नहीं करती, टांग जवाब दे देती है, उपयोग में नहीं आ पाती। शल्य क्रिया, शल्य क्रिया से आशय है ऑपरेशन यानी चीरफाड़ करने की क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है और सिपाही की दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। दोनों टांगे तोड़कर बराबर कर दिया जाता है कि अब तो सिपाही आराम से एक जगह बैठा रह सकेगा। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था, अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है, अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। अब तो सिपाही का जितना भी रूपांतर से आशय है रूप बदलना, जितना भी उसका रूप बदलकर परिवर्तन करना चाहते हो वो किया जा सकता है। कभी कभी तो उससे बांट का काम भी लिया जा सकता है, तोलने का काम भी लिया जा सकता है। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक पड़ी। यह चिमटा कहां था? अब यहां पर हामिद से उसकी दादी पूछती है यह चिमटा कहां था? हामिद ने जवाब दिया मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। 3 पैसे दिए। यहां पर कहानीकार प्रेमचंद ने संवाद शैली का बहुत ही बेहतरीन प्रयोग किया है। अमीना ने 3 पैसे दिए, अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीटने से आशय है अमीना ने पछताते हुए विलाप करना, चिल्लाना, रोना शुरू कर दिया। यह कैसा बेसमझ लड़का है। बेसमझ से आशय है जो समझता ही नहीं है, नादान है, मूर्ख है। कैसा मूर्ख लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न कुछ पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में
तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद की दादी ने उससे कहा कि तुम्हें सारे मेले में और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा तुम उठा लाए हो। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे लिया। हामिद ने कहा कि जब तुम रोटियां तवे से नीचे उतारती हो तब तुम्हारी उंगलियां जल जाया करती है, इसलिए मैंने चिमटा खरीदा है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। स्नेह से आशय है तुरंत ही प्रेम में बदल गया, आत्मीयता के भाव में, अनुराग के भाव में बदल गया। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है। प्रगल्भ से आशय है जिसको बोलकर बताया जाता है, बार बार बोलकर बताया जाता है। प्रगल्भ होता है यानी वाक्पटु, बढ़ चढ़कर बोलने वाला। ऐसा प्रेम नहीं था और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। यह जो दादी के हृदय में प्रेम का भाव था, स्नेह का भाव था, यह तो खूब ठोस था, रस से भरा हुआ और स्वाद से भरा हुआ। बहुत ही हृदय को छूते हुए यह जो भाव था दादी के हृदय का, वह बहुत ही रस से भरा था, स्वाद से भरा था और बहुत ठोस था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। कितना त्याग है, कितना सद्भाव है और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? जब्त से आशय है सहन करना, धैर्य धारण करना, धीरज धारण करना। इतना सहन इससे कैसे हुआ होगा? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और अमीना का मन इसी बात को सोचते हुए, विचार करते हुए प्रसन्नता के भाव से भर उठा। मन गदगद हो गया यानी प्रसन्नता के भाव से भर उठा। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। हामिद बच्चा ही था लेकिन उसने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बूढ़े हामिद की भूमिका का निर्वहन किया था। जिस प्रकार परिवार के बड़े बूढ़े अपने परिवार की सभी व्यवस्थाओं की जानकारी रखते हैं और सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से नन्हे से बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। उसे पता था कि परिवार में किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है और इस प्रकार से उसने उस व्यवस्था को बनाते हुए उपयोगी वस्तु खरीदी। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई और जो बुढ़िया अमीना है वह बालिका अमीना बन गई, क्योंकि वह बुढ़िया अमीना ये सोच करके कि उसका पोता मेले में गया है, 3 पैसे मेला खर्ची उसको दी थी, कुछ खाएगा, कुछ पिएगा, कुछ खिलौने खरीदेगा, लेकिन उस बालक ने न तो कुछ मिठाइयाँ खरीदी न कुछ खिलौने खरीदे। और दादी की रोजाना रोटी बनाते समय उंगलियां जलने की दर्द को उसने मेले में भी महसूस किया और उस दर्द को मिटाने के लिए वह वहां से चिमटा खरीद कर लाया। इस प्रकार बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर, अपना आंचल फैलाकर, अपना पल्लू फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? वह अपना दामन फैलाती हुई हामिद को दुआएं दे रही थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी जो बूंदें गिर रही थी, हामिद उनका रहस्य नहीं समझ सकता था। हामिद को तो उसकी दादी ने कहा था कि उसके अब्बा जान, उसकी अम्मी जान जब वापस लौट कर आएंगे तो बहुत सारा धन लेकर के आएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और अब अमीना ने यह बहुत अच्छी तरह से देख लिया है, जान लिया है कि उसका पोता हामिद उसके लिए सदैव पूरी तरह से हर प्रकार से उसके सहयोग के लिए खड़ा रहेगा, सहयोग के भाव से तत्पर रहेगा, क्योंकि उसके पोते में उसे स्नेह का भाव दिखा, सद्भाव का भाव दिखा, विवेक का भाव दिखा। और इस प्रकार से अमीना अपना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी।
प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 1 में वर्णित साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है ईदगाह का द्वितीय एवं अंतिम अंश पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है ईदगाह से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।